अब देखिए यहाँ पर स्मॉल जे की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं 6.4 क्रॉस 10 की पावर 5 अपॉन स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू यहाँ पर पता है हमें 4 क्रॉस 10 की पावर 28 इंटू, और यहाँ पर आ रहा है स्मॉल ई की वैल्यू पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19 इज इक्वल टू वी। अब ये पूरा प्रॉपरली आपको अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर लेना। देखिए ध्यान से 1.6 और यहाँ पर 4 से इंटू करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा 6.4 से कैंसिल आउट। बस यहाँ पर खाली आपको खाली पावर को थोड़ा ध्यान देना है, पावर को, तो पूरा आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वी डी। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ओमिक सर्किट, क्या होता है। देखिए यहाँ पर नॉन ओमिक सर्किट होता क्या है, those circuits which do not obey ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्या, नॉन ओमिक सर्किट, कॉमा आर नोन एज नॉन ओमिक सर्किट। अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा सा हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देना है बॉक्स के अंदर। देयरफॉर हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है। ये कहा था ओम ने कि V और I का रेशियो R के इक्वल होता है, और नॉन ओमिक का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी कि डज नॉट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर अगर ये इक्वल है तो ये हमारा बन जाएगा क्या, ओमिक सर्किट। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में है, नॉन ओमिक, तो यहाँ पर हमें करना है डज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे ऐसे करके। ये देखिए क्रॉस का मतलब कि V और I का रेशियो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। R का मतलब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पर सिंपल से दिखा देना है ग्राफ, VI ग्राफ बोलते हैं इसको, VI ग्राफ यानी कि वोल्टेज करंट ग्राफ। मान लिया हमने यहाँ पर ऐसे करके, ये मान लिया हमने, ये हमारा मान लीजिए V है और ये हमने मान लिया हमारा I है। आप चाहे तो यहाँ पर मान लीजिए V, यहाँ मान लीजिए I, ठीक है ना, V हमने यहाँ पर मान लिया I, कुछ भी यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है आप। तो इससे ग्राफ कुछ ऐसे यहाँ पर प्लॉट होता है, मतलब कर्व शेप में, ठीक है ना। अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करता तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, बट ये हमारा क्या है, नॉन ओमिक सर्किट, ठीक है। हमसे यहाँ पर बोला गया गिव वन एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल पहले यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप यहाँ पर डायोड अभी आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, डायोड होता है क्या है, ये होता है पीएन जंक्शन, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन होता है, बता देंगे अभी आपको हम, ये हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, और दूसरा यहाँ पर क्या है, डायोड। इसे कॉपी जल्दी करिए फटाफट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है, हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ओम। हमारे पास एक वायर है, मान लिया हमारे पास यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, मान लिया हमने A और मान लिया हमने B। इस वायर के लिए जो R की वैल्यू वो कितनी है, R है, मान लिया हमने R1 की वैल्यू कितनी मान लिया हमने, R ओम है, मतलब अभी इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है, ठीक है। बाकी हमने लेंथ हमने मान लिया L1 की वैल्यू L मान ली, ठीक है, और चलिए लेंथ हमने मान ली इसकी L1, ठीक है, और जो इसका एरिया है वो हमने मान लिया A1, ठीक है, और वायर का नाम मान लिया हमने यहाँ पर MN, यहाँ पर वायर का नाम है, मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक हमारे पास वायर है MN, और इस वायर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है R ओम, और इस वायर का जो लेंथ है वो यहाँ पर हमें दे रखा है L1, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमें यहाँ पर दे रखा है A1। आगे यहाँ पर देखिए, इफ़ इट इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, अगर इसको खींच कर हम n टाइम्स कर दें, n टाइम्स का मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कुछ भी ऐसा, तो फिलहाल के लिए इसको n टाइम्स यहाँ पर स्ट्रेच किया गया। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ऑन स्ट्रेचिंग, इसको अगर हम n टाइम्स स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा,
तो अब ये और इसकी लेंथ यहाँ पर हो जाएगी इंक्रीज, मैंने मान लिया ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है, ऐसे मान लिया हमने यहाँ पर। अब इसको मान लिया हमने एम एन, एम डैश और एन डैश, मतलब वही वायर और थोड़ा सा लेंथी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लिया हमने इसकी लेंथ L2, ठीक है, और एरिया हमने यहाँ पर कितना मान लिया, लेंथ हमने इसकी मान ली L2 और एरिया हमने इसका मान लिया A2, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है ना इसका R2, वो हमें फाइंड करना है, क्योंकि अब इस वायर का नाम क्या हो चुका है, इस वायर का नाम हो चुका है स्ट्रेच्ड वायर, मतलब खिंचा हुआ तार, खिंचा हुआ तार है यहाँ पर वायर है। और इस स्ट्रेच वायर के लिए आपको बताना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर मान लिया पहले शुरुआत में कि L1 को हमने मान लिया L, ठीक है, A1 को छोड़ दीजिए ऐसे, तो L2 कितना हो जाएगा, L2 कितना हो जाएगा, L2 यहाँ पर क्या हुआ, ऑन स्ट्रेचिंग n टाइम्स, हमसे क्वेश्चन बोला गया ऑन स्ट्रेचिंग n टाइम्स, अगर इसके लेंथ खींचकर n टाइम्स लंबी कर दें तो L2 यहाँ पर क्या होगा NL, n इंटू L यानी कि NL, ठीक है ना। तो अगर आपने L1 को L माना है तो L2 कितना हो जाएगा, L का n टाइम्स, इनिशियल लेंथ का L टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा इतना पूरा आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर R2 फाइंड करना है, देखिए ध्यान से। सिंस एक फार्मूला होता है क्या, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये फार्मूला होता है। रो यहाँ पर क्या है, रो यहाँ पर है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L यहाँ पर क्या लेंथ है, A यहाँ पर एरिया है। ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग दोनों वायर के लिए, दोनों केस के लिए। मान लीजिए फिगर नंबर फर्स्ट के लिए, फिगर नंबर सेकंड फिगर के लिए, ठीक है ना, ऐसे करके। चलिए तो ये फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो करेंगे यहाँ पर क्या, फॉर फिगर फर्स्ट, पहले फिगर के लिए तो यहाँ पर R यहाँ पर कितना आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू, देखिए रो के बारे में आपको पता है कि रो को हम लोग यहाँ पर कहते हैं रेजिस्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप तार को कितना भी लेंथी कर लो, आप तार को बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लो, तब भी उस तार के लिए R की वैल्यू कम होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जो रो होता है, रो का मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये इंटरनल क्वालिटी है। चाहे आप एक इंच का वायर ले लो, आप 1 सेंटीमीटर ले लो, चाहे आप 1 किलोमीटर ले लो, रो की वैल्यू यहाँ पर सेम होनी है। तो दोनों ही केस में हम सब में 1 1 लगाएंगे, मतलब केस फर्स्ट में लगाएंगे 1, केस 2 में लगाएंगे 2, लेकिन रो को हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक, इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आ जाएगा R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फॉर फिगर सेकेंड, दूसरे फिगर के लिए अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2 सिमिलरली, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकेंड वाले में फर्स्ट वाले से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, ठीक है। डिवाइड यहाँ पर कैसे करते हैं, LHS को LHS से, तो यहाँ पर आएगा R2, मतलब सेकेंड ऊपर है और फर्स्ट नीचे है, अपॉन R1 इज इक्वल टू फिर यहाँ पर RHS को RHS है, तो देखिए यहाँ पर इसका RHS क्या है, सेकेंड ऊपर आएगा, तो यहाँ पर है रो L2 अपॉन A2, ठीक है, डिवाइड यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट का यहाँ पर आएगा RHS रो L1 अपॉन A1। अब हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर उल्टा हो जाएगा, A1 अपॉन रो L1, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर तो सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास आ गया R2 बाई R1 इज इक्वल टू, रो से रो कैंसिल आउट, L2 के नीचे हम लोग अप्लाई कर दे रहे हैं L1 को। देखिए L2 और L1 डिवाइड में, L2 ऊपर L1 नीचे, मैं इसको मॉडिफाइड करके ऐसे कर रहा हूँ सिंगल ब्रैकेट में L2 अपॉन L1, जिससे हमें ये एक जगह दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। A1 ऊपर A2 नीचे है, तो इसको भी मैंने कर लिया A1 अपॉन A2, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया हमने, ठीक है। अब हमारी बात सुनिएगा, सिंस वॉल्यूम फॉर फर्स्ट केस इज इक्वल टू, चलिए इसको ऐसे लिख रहे हैं, वॉल्यूम फॉर फिगर फर्स्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम फॉर फिगर सेकेंड। मतलब किसी भी वायर को आप कितना भी लेंथी खींच लो, किसी वायर को आप कितना भी शॉर्ट कर लो, उसके वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब कि इसका Mn का जो होगा वॉल्यूम, वो M डैश N डैश वायर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ, मैं लिख दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू
लेंथ, ठीक है। तो पहले वाले के लिए एरिया कितना होगा A1 और लेंथ होगा L1 इज इक्वल टू, फिगर सेकेंड की बात करें तो लेंथ है L2 एरिया A2, तो यहाँ कितना आएगा A2 इंटू L2। याद रखिएगा स्ट्रेचिंग वाले केस में वॉल्यूम वायर का सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैनेज करते तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आ जाएगा L2 अपॉन L1, ठीक है। कैसे A2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा A1 अपॉन A2, A को एक तरफ कर लिया, L को एक तरफ कर लिया, L1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या आएगा L2 की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, देखिए ध्यान से NL, N इंटू L यानी कि NL अपॉन L1 की वैल्यू कितनी है L है, तो यहाँ पर आ गया L से L कैंसिल आउट, कितना आ गया N अपॉन 1। अब समझिए इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है, इसको हमें यूज कैसे करना है। मतलब कहने का कि जब हमें अप्लाई करना होगा A1 अपॉन A2 तो इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे N अपॉन 1। जब हमें अप्लाई करना होगा L2 अपॉन L1 तो इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे N अपॉन 1, ठीक है ना। इस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखे ध्यान से हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे, चलिए मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इतने से पार्ट में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप, थोड़ा सा और बचा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर क्या, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वाले इक्वेशन से यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है L2 अपॉन L1, तो L2 अपॉन L1 सब इक्वल में है, तो L2 अपॉन L1 की फाइनल वैल्यू यहाँ कितनी आई है यहाँ पर N अपॉन 1, तो अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा N अपॉन 1 इंटू यहाँ पर लिखा है A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 यहाँ मैच करिए, तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू भी N अपॉन 1 है, तो यहाँ लगा देंगे N अपॉन 1। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा N स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू N स्क्वायर अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो यहाँ कितना हमारे पास आ जाएगा R2, और N स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा R1 में, तो यहाँ कितना आएगा N स्क्वायर R1, ठीक है। और अब यहाँ हमारे पास आंसर आ गया R2 इज इक्वल टू N स्क्वायर। R1 का मतलब केस फर्स्ट के लिए रेजिस्टेंस, वो हमें यहाँ पर दे रखा है R, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए दे रखा था, तो ये अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा R और फिर ओम, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पर कितना आएगा N स्क्वायर R, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई N स्क्वायर R। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया एक हीटर का क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब कि हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक हीटर है और हीटर पर कुछ प्रिंट है, ये छपा हुआ है हीटर पर। अब देखिए ये हमेशा पेयर में आते हैं, ये हीटर की जगह पर आ सकता है बल्ब वगैरह भी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर लिखा होगा ना कैपिटल W, इसका मतलब होगा कि वो पावर है, वो क्या है पावर है। और जहाँ पर लिखा होगा यहाँ पर क्या कैपिटल V, वो यहाँ पर क्या है वोल्टेज है, पोटेंशियल है, V है। इतना में दे रखा और बताना है, बोला गया है कि इन परफेक्ट एलिमिनेट स्टेट का मतलब जब हीटर परफेक्ट हॉट हो चुका है, पूरा गर्म हो चुका है हीटर, तब आपको बताना है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए देखिए ध्यान से, आपको R निकालना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला यहाँ पर हमारा काम क्या है, गिवन वाला काम है। यहाँ पर दे रखा है वॉट, वॉट का मतलब होता है P फॉर पावर, पावर यहाँ पर दे रखा है 1000 वॉट। कैपिटल W का मतलब होता है वॉट, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से आपको दे रखा है V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज 250 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे होता है। और आपको यहाँ पर R फाइंड करना है, R फॉर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। एक फार्मूला होता है, अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर फार्मूला। एक फार्मूला होता है यहाँ पर क्या, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, P और R को इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है कि P और R की वैल्यू को एक दूसरे से इंटरचेंज करना है। R को यहाँ पर रखना है P के प्लेस पर, और V स्क्वायर अपॉन P को रखना R के प्लेस पर। यहाँ पर आ गया P, ठीक है ना, इसे बोलते हैं यहाँ पर इंटरचेंज। तो यहाँ पर आ गया R इज इक्वल टू V स्क्वायर, V स्क्वायर का मतलब V को 2 बार पुट करना है, तो यहाँ कितना आएगा 250 इंटू 250 अपॉन यहाँ पे है P की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1000, ठीक है। अगर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 62500 अपॉन 1000, और यहाँ पर आ गया R, 3 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल आउट, एक पॉइंट लगा दीजिए, 62.5 ओम। ये आंसर हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्लासीफाई करना है आपको कि जो सर्किट दे रखा है वो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या फिर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि वो ओमिक है या नॉन ओमिक। अच्छा, इसके लिए आपको यहाँ पर गिवन क्या है थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर हमसे यहाँ पर बोला गया है 2 मिली एम्पियर करंट एट 50 वोल्ट पहला केस, फिर 3 मिली एम्पियर करंट एट 60 वोल्ट। बोला गया है कि अगर आप 2 मिली एम्पियर करंट लेते हो तो 50 वोल्ट का यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। अगर आप किसी भी सर्किट से 3 मिली एम्पियर का करंट ले रहे हो तो 60 वोल्ट की यहाँ पर रीडिंग आ रही है। अब बताओ कि जो सर्किट है, इस टाइप का जो सर्किट है, वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इन्होंने ऐसे बोल दिया है क्या, ओमिक है कि नॉन ओमिक है। मतलब कहने का यहाँ पर क्या, दोनों ही केस के लिए आपको यहाँ पर V/I यानी कि R की वैल्यू फाइंड करनी है। केस फर्स्ट में यहाँ पर आपको फाइंड करना है R की वैल्यू, केस सेकंड में आपको फाइंड करना है R की वैल्यू। अगर दोनों ही R सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यूनिक आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो यानी कि वो हमारा क्या बन जाएगा, ओमिक सर्किट। अगर वो दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो वो हमारा बन जाएगा नॉन ओमिक सर्किट। आइए यहाँ पर चेक करते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर करेंगे फॉर फर्स्ट केस, पहले केस के लिए। तो पहला यहाँ पर केस क्या है बेटा, पहला केस यहाँ पर दे रखा हमको यहाँ पर क्या, 2 मिली एम्पियर। इसको बेटा हम बोल सकते हैं क्या, 2 क्रॉस 10⁻³ एम्पियर। बात है कि है ना बेटा, मिली को हटाने के लिए हमें यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। एट 50 यानी कि 50 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा केस फर्स्ट है। तो यहाँ पर फाइंड करेंगे R का फॉर्मूला होता है क्या, V/I, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए = V, यहाँ पर हमें दे रखा है कितना, 50 दे रखा है, अपॉन I गिवन है 2 क्रॉस 10⁻³ 2 से 50 को यहाँ पर कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 25 10⁻³ ओम, ठीक है। ये हमारा आ गया पहले वाले केस के लिए R की वैल्यू। अब यहाँ पर सेम यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। मान लिया इसको मैंने R1 मान लिया, R1 का मतलब पहले वाले केस के लिए, इसे मान लिया V1, इसे मान लिया I1, पहला केस। नाउ सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसे हमें करना है सेकंड के लिए। नाउ सिमिलरली फॉर सेकंड केस, चलिए दूसरे केस के लिए। तो देखिए दूसरे केस में हमसे यहाँ पर बोला गया है कितना, 3 मिली एम्पियर करंट एट 60 वोल्ट। क्या बोला गया हमसे यहाँ पर, 3 मिली एम्पियर। तो अगर इसको हम मिली को हटाएंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 3 क्रॉस 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। ये मतलब होता है 3 मिली एम्पियर का। और यहाँ पर बोला गया एट 60 वोल्ट। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो करेंगे यहाँ पर सेंस, यहाँ पर करेंगे R2 = तो आ जाएगा V2/I2, बिल्कुल सेम पहले की तरह कर रहे हैं सेकंड केस के लिए। V2 की यहाँ पर वैल्यू है 60 अपॉन I2 की यहाँ पर वैल्यू है 3 क्रॉस 10⁻³ 3 से 60 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 20 और 10⁻³ है, ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा +3 ओम। अब आप चेक करो आप, क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है, पावर सेम है बट वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, नाउ R1 डज नॉट इक्वल टू R2, मतलब कि R1 और R2 सेम नहीं आ रहे हैं, यानी कि दोनों ही केस में R निकाला गया और R की वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसका मतलब कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो कॉमन सी बात है, ये हमारा क्या बन जाएगा, नॉन ओमिक। ये बन जाएगा हमारा क्या, नॉन ओमिक। तो यहाँ पर लिख देंगे therefore this circuit is नॉन ओमिक, ठीक है। अब ना इतने क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आपको हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।